हाय गाइस। आज हम लोग अपर लिम्ब पार्ट 2 में स्कैपुला एंड शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये क्या है? रोटेटर कफ मसल्स है। ओके, रोटेटर कफ मसल्स हम लोग जानते हैं कि क्या है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस टेरिस माइनर, इसलिए टी छोटा है, ये सबस्कैपुलरिस। ओके, तो इसका जो कॉमन नार्व सप्लाई है सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस का, उसका है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और टेरिस माइनर का नार्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व। लेकिन इसका जो इंसर्शन पॉइंट वो है सेम है, वो क्या है? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस। ओके, तो सुप्रास्पाइनेटस का ओरिजिन कहाँ से होता है? सुप्रास्पाइनेटस का ओरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से। ओके, और इंफ्रास्पाइनेटस का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंफ्रास्पाइनेटस का ओरिजिन होता है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से। ओके, और टेरिस माइनर का ओरिजिन कहाँ से होता है? टेरिस माइनर का ओरिजिन होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ओके, लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो हो गया तीनों मसल का ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई। अब आ जाते हैं सबस्कैपुलरिस में। सबस्कैपुलरिस में इसका कौन सा नर्व सप्लाई करता है सबस्कैपुलरिस मसल को? अपर सबस्कैपुलर नर्व, और इसका इंसर्शन जो पॉइंट है वो है लेसर, वो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस है या लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमेरस। ओके, तो सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा। अब अपर सबस्कैपुलर नर्व है तो लोअर सबस्कैपुलर नर्व भी होगा, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। तो टेरिस मेजर जो मसल है इसको लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है। ओके, तो ये है हमारा रोटेटर कप्स, और टेरिस मेजर रोटेटर कप्स के अंदर नहीं आता है, तो इसका जो रिलेशन में आ रहा है इसलिए ये भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसको जो सप्लाई करता है लोअर सब्सकैपुलर नर्व। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है वेट inferior angle of scapula, inferior angle of scapula। ठीक है, और इसका जो इंसर्शन कहाँ होता है वो है इंटर ट्यूबरकुलर साल्कस ऑफ ह्यूमरस। इंटर ट्यूबरकुलर साल्कस ऑफ ह्यूमरस। तो जनरली मतलब क्या है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट एक्चुअली लेस स्टेबल जॉइंट। ओके, लेस स्टेबल एंड मोस्ट डिसलोकेटेड जॉइंट। ओके, लोकेटेड जॉइंट। पर इसमें क्या होता है कि क्यों होता है? क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमरस छोटा होता है, ग्लिनर हेड ऑफ द ह्यूमरस बड़ा होता है, और ग्लिनोइडल जो लैब्राम है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस ये क्या होता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस इज 4 times larger। ओके, 4 times larger than the glenoid cavity। ओके, तो इसलिए लेस स्टेबल है। तो रोटेटर कफ मसल्स और जो कैप्सूल है वो इसको टाइट करके मतलब इसको पकड़ के रखता है। अगर मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से अगर इसमें लैक्सिटी आ जाएगा तो मसल में वीकनेस हो जाएगा, और जो कैप्सूल लिगामेंट्स है उसमें वीकनेस आ जाएगा, टियर हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब शोल्डर जॉइंट सबसे ज्यादा सबलक्स होता है और डिसलोकेट होता है। ओके, अब जो मतलब स्टेबिलाईजर्स में क्या है? डायनामिक स्टेबिलाईजर्स है, डायनामिक
डायनामिक स्टेबिलाईजेशन। डायनामिक स्टेबिलाईजेशन में क्या है, हमारा रोटेटर कफ मसल्स है, रोटेटर कफ मसल्स, और क्या है हमारा डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड एंड हमारा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। अब जो देख रहे हैं कि सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या कर रहा है, जनरली सुप्रास्पाइनेटस मसल एब्डक्शन में हेल्प करता है, ओके। इंफ्रास्पाइनेटस मसल क्या करता है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल हेल्प करता है हमारा लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म, में हेल्प करता है, ओके। तो सुप्रा हो गया, इंफ्रा हो गया, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मसल कौन मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जो इंफ्रास्पाइनेटस हो गया, अब टेरिस माइनर में क्या होता है कि एक्सटर्नल रोटेशन एंड एडक्शन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है, ओके। तो टेरिस माइनर क्या करता है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एडक्शन में हेल्प करता है, एडक्शन। और जो हमारा सबस्कैपुलरिस है, सबस्कैपुलरिस क्या करता है, सबस्कैपुलरिस मतलब वो मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म में हेल्प करता है, ओके। अब ओरिजिन इंसर्शन, ये जो कैटावर जो पिक्चर्स है, ओके, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, यही कौन कौन मसल को सप्लाई कर रहा था, देख लीजिए, सुप्रास्पाइनटस को और इंफ्रास्पाइनटस को, ओके। अब आ जाते हैं स्टैटिक स्टेबिलाईजर्स में, स्टैटिक स्टेबिलाईजर्स। अब स्टैटिक स्टेबिलाईजर्स में क्या है, वेट अ सेकंड, स्टैटिक स्टेबिलाईजर्स में हमारा कैप्सूल है, लैब्राम है और ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, ओके। तो जनरली जो हमारा मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन होता है, मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन वो होता है एंटीरियर rather than posterior rather than inferior, ओके। तो एंटीरियर में 90 to 98% डिसलोकेशन एंटीरियर होता है और इंफीरियर रेयर होता है। अब इंफीरियर का एक दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है लुक्साटियो इरेक्टा, इसको बोला जाता है लुक्साटियो इरेक्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब लेकिन शोल्डर जॉइंट, हमारा जो है शोल्डर जॉइंट मोस्ट वीकेस्ट कहाँ है, शोल्डर जॉइंट इज वीकेस्ट कहाँ, इंफीरियरली, क्योंकि उसको जो लिगामेंट्स और जो मतलब रोटेटर कफ मसल का जो सपोर्ट है वो इंफीरियरली नहीं मिलता, इसीलिए शोल्डर जॉइंट इंफीरियरली वीकेस्ट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड होता है एंटीरियरली, ओके। अब अगर मतलब इंफीरियरली हो या एंटीरियरली हो, अगर बार बार डिसलोकेशन होगा तो उसको बोला जाता है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, ओके। अब जो है ये है हमारा एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, ओके। अब एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि ये जनरली मतलब 4 तरह का होता है, ठीक है। तो इधर दिया हुआ ये नॉर्मल है, देख पा रहे हैं कि हम लोग कि जो ग्लिनोइड लैब्राम है उसका अंदर जो हमारा है उसका अंदर हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है। अब एक होता है प्रीग्लिनोइड, ओके। प्रीग्लिनोइड मतलब जो ग्लिनोइड का आगे आ गया, और दूसरा होता है सब कोराकोइड, मतलब जो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला है उसके जस्ट ऊपर हो गया, ठीक है, सब कोराकोइड, सब एक्रोमियन वर्सन, सॉरी सब कोराकोइड मतलब होता है कि मतलब कोराकोइड प्रोसेस का नीचे, ओके।
जैसे सब एक्रोमियन वर्षा होता है, तो एक्रोमियन फोर्सेस का नीचे होता है, सब कोराकोइड का मतलब है कोराकोइड जो प्रोसेस है उसके नीचे रहेगा, ठीक है। अब इंफ्रा क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल का नीचे, और एक होता है ये 2 3 और एक चौथा होता है, उसको बोला जाता है इंट्राथोरासिक। तो एग्जाम में ऐसे पिक्चर वाइज सवाल आ सकता है, ठीक है, ABCD करके दे दिया, फिर पूछा कि बी वाला कौन सा है। ओके, तो हो गया प्रीग्लिनोइड, सबकोराकोइड, इंफ्राक्लेविकुलर एंड इंट्राथोरासिक। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो है सबकोराकोइड। ओके, तो सबकोराकोइड जो है ये मोस्ट कॉमन, ओके, ये है मोस्ट कॉमन। अब जो मतलब एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब कैसा रहता है, एटीट्यूड ऑफ लिम्ब वो कैसा रहता है, एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, जो एटीट्यूड ऑफ द लिम्ब, ओके, तो एबडक्टेड रहता है, एक्सटर्नल रोटेटेड रहता है। और अदर्स फीचर मतलब अदर्स फीचर इसका क्या रहेगा, अदर फीचर्स कि पेशेंट को एडक्शन करने में डिफिकल्टी होगा, एंड इंटरनल रोटेशन करने में डिफिकल्टी होगा। अब इसमें क्या होता है कि जनरली जो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये है, इसका नाम क्या है, आप लोगों को 3 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ, बोले जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। ओके, इसका नाम है डूगर्स टेस्ट। तो डूगर्स टेस्ट जनरली फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट में भी किया जाता है। तो पेशेंट को मतलब पेशेंट का क्या होता है जनरली, डिफिकल्टी टू टच ऑपोजिट शोल्डर। ओके, तो अगर मतलब पेशेंट को डिसलोकेशन होगा तो उसमें भी डूगर्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो मतलब डिफिकल्टी टू टच ऑपोजिट शोल्डर। और क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली एक नर्व इंजर्ड होता है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा नर्व इंजर होता है, मोस्ट कॉमन नर्व इंजुरी, कौन सा नर्व इंजुरी होता है मोस्ट कॉमनली, वो है एक्सिलरी नर्व। ओके, मोस्ट कॉमनली एक्सिलरी नर्व इंजुरी होता है। तो ये हम लोग देख पा रहे कि रेजिमेंट बैच एरिया। ओके, तो जनरली ओपिसस का जो रेजिमेंट बैच एरिया होता है एग्जैक्ट मतलब लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। ओके, तो इधर क्या होता है कि सेंसेशन लॉस होता है, सेंसेशन लॉस मतलब पेन सेंसेशन लॉस होता है। ओके, और पेन, पैरास्थेसिया, टेंडरनेस, ये सब पेशेंट को फील होता है। अब जो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है डिसलोकेशन को ठीक करने के लिए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसका नाम क्या है, कोचर्स टेक्निक, मॉडिफाइड कोचर्स टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग मतलब टी की जैसे याद रखते हैं, उसका नाम वो है टीम। तो टीम में क्या होता है जनरली टी फॉर ट्रैक्शन इज अप्लाइड, टी फॉर ये जो देख रहे हैं हम लोग ट्रैक्शन, पहले क्या किया जा रहा है, ए में पहले ट्रैक्शन दिया जा रहा है, ट्रैक्शन इज अप्लाइड। फिर क्या किया, ई का मतलब क्या है, ई में होता है एक्सटर्नल रोटेशन, रोटेशन ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, ठीक है। बी में एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। ई अब आ गया ए मतलब है एडक्शन,
एडक्शन। ओके, अब आ गया मीडियल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन। ओके, एम पर मीडियल एंड इंटरनल रोटेशन। ओके, मीडियल एंड इंटरनल रोटेशन, मीडियल एंड इंटरनल रोटेशन, ठीक है। अब ये है जो जनरली मोस्ट कॉमनली अगर शोल्डर का डिसलोकेशन होता है तो उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन इंजरी होता है वो है एक हमारा हिलसच डिफॉर्मिटी, मतलब हिलसच लीजन एंड बैंकर लीजन। हिलसच लीजन क्या है? हिलसच लीजन है हमारा जो मतलब ए डेंट और फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द ह्यूमरस। ओके, ए डेंट और फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। और बेंकर्ट लीजन क्या होता है? बेंकर्ट लीजन है ग्लिनोइड लैब्रम टियर, ग्लिनोइड लैब्रम टियर। इधर मतलब इधर कौन सा जगह हुआ है जो ग्लिनोइड लैब्रम टियर? वो है एंटेरो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लिनोइड लैब्रम। ओके, अब एक हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में मतलब सवाल लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। A 60-year-old girl present with a short neck, low set hairline and reduced neck movement. Radiologically, there is a fusion of the cervical vertebra. What is the diagnosis? Okay, तो 3 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसका आंसर मतलब सोच लीजिए। ओके, तो इसमें जनरली मतलब आपको इनिशियली अगर आपको इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपको जनरली इसको लग रहा है स्कोलियोसिस, ओके, और टॉर्टिकोलिस। ओके, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग स्कोलियोसिस और टॉर्टिकोलिस कर सकते हो। ये जो आंसर है स्कोलियोसिस और टॉर्टिकोलिस ये गलत है। ओके, अब इसका जो आंसर है वो है किप्पल फेल सिंड्रोम, के एफ एस। तो के एफ एस में क्या होता है? जनरली के एफ एस में होता है शॉर्ट वेव्ड नेक, low set hairline and restriction of neck movement, तो ये सब होता है। ओके, के फेस में। अब इसको एक डिफॉर्मिटी भी बोला जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो डिफॉर्मिटी है उसका नाम है स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी, स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है? स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी का मतलब है कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी विथ अनडिसेंडेड हाइपोप्लास्टिक मतलब जो स्कैपुला है वो छोटा है, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक स्कैपुला। ओके, अब एक क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब जो स्प्रिंगल शोल्डर किसी का है, कोई पेशेंट का, तो उसका मतलब उसका केएफएस है। लेकिन अगर केएफएस का पेशेंट मतलब हर टाइम मतलब स्प्रिंगल शोल्डर रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, कि मतलब केएफएस पेशेंट नीड्स नॉट ऑलवेज हैव स्प्रिंगल शोल्डर। ओके, तो अदर्स जो एनोमलीज है, वेट,
वेट ए सेकेंड, अदर्स जो एनोमलीज है वो क्या है? others anomalies associated with KFS क्या है? एक है जेनाइटो यूरिनरी एनोमलीज और ocular defects, hearing defects और है कार्डियक डिफेक्ट्स। तो पेशेंट को क्या एडवाइस किया जाता है कि अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स टू प्रिवेंट इंजरी। ओके, अब ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सवाल देख लेते हैं, व्हिच नर्व इंजुरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद partial or lateral winging of the scapula। तो एग्जाम में हम लोग ये सवाल देखे कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला है और कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है, सीधा हम लोग ठीक लगा दिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, तो ये जो आंसर है ये गलत है। तो क्या होता है, पार्शियल और लैटरल विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू द कौन सा नर्व का इंजुरी की वजह से होता है? स्पाइनल एसेसरी नर्व की इंजुरी की वजह से होता है। तो उसके वजह से ड्यू टू द स्पाइनल एसेसरी नर्व इंजुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर हम पिक्चर में देख पा रहे कि ट्राफिजियर मसल का जो ट्राफिजियस मसल्स है उसका एट्रोफी देखा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ ट्रापीजियस मसल। ओके, अब ये जो केस है ये हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला का केस है, ठीक है, देख पा रहे हम लोग। व्हाट इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोट्रूशन ऑफ द शोल्डर अवे फ्रॉम द thoracic wall, often referred to as winging of scapula। तो इसमें जनरली विंगिंग ऑफ स्कैपुला किस वजह से हो रहा है? इसका आंसर है स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। तो इसमें क्या होता है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला जो होता है उसमें हमारा जो सेरेटस एंटीरियर मसल उसका वीकनेस, जो स्विमर्स मसल्स है सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर मसल का वीकनेस होता है। तो इसको मतलब इसको क्या बोला जाता है? इसको लॉन्ग थोरासिक नर्व पाल्सी भी बोला जाता है, लॉन्ग थोरासिक नर्व पाल्सी। ओके, लॉन्ग थोरासिक नर्व पाल्सी, उसके वजह से जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला वो होता है। ओके, थैंक यू, हैप्पी स्टडी।